कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP की हमारी बात हो गई है ना। एक केस और रह गया था CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ना। नंबर 2 डालेंगे ना क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12। हाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बताया था ना बेटा। अपनी लेयर में 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं जाते जाते बात, 3 ऊपर रखे हैं और 3 नीचे रखे, टोटल 12 पार्टिकल टच करते हैं। अभी बी नंबर आएगा 2 आएगा, क्या लिखे थे अपन? 4 आएगा सीधे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग शॉर्ट में CCP कहते हैं, या इसी को फेस सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं, यानी FC। ये दोनों एक ही बात है। एक और चीज, इसमें हमारी पहली और तीसरी लेयर अलग अलग होती है। इसको हम ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सबसे पहले A नंबर पे क्या लिखते थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, यानी इसे हम जेड कहते हैं। वो इसमें 4 आता है। FCC का कैलकुलेशन अपन सीख चुके हैं। फेस सेंटर्ड है, 6 फेसेस पे आधा आधा पार्टिकल, टोटल 3 हो गए, और 8 कॉर्नर्स पे 1 बाय 8 करके 1 पार्टिकल, ऐसे करके टोटल हमारे 4 हो जाते। ठीक है, फिर बी नंबर पे क्या लिखते हैं? रिलेशन बिटवीन R यानी रेडियस एंड R, इन दोनों में रिलेशन। तो अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो है उसमें एक फेस ऐसी होती है, ये 4 पार्टिकल एक फेस के यानी सामने के, और एक पार्टिकल बीच में फेस के बीच होती है। ये हमारा FCC का अरेंजमेंट। अब जैसे BCG था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसमें भी कॉर्नर के पार्टिकल टच नहीं कर रहे, इसमें भी कॉर्नर के पार्टिकल टच नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप फेस डायगोनल खींचेंगे, ये हमारा क्या है? फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल पे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये डिस्टेंस मेरा R है, ये 2R है, और ये R है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो फेस डायगोनल होता है दैट इज इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, यानी 4R। और मैथमेटिक्स के हिसाब से स्क्वायर का फेस डायगोनल होता है A रूट, ये होता है ना। yes, तो यहां पर A की वैल्यू 4R अपॉन रूट 2 आ जाएगी, या आप उसे 2√2R भी लिख सकते हैं, या R इक्वल टू A√2/4 हो जाएगा, या उसे A/2√2 लिख सकते हैं।
अच्छा, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है। लिखा था नहीं लिखा था याद नहीं, क्लियर है? क्लियर। इसके बाद क्या करते थे, वॉल्यूम तो अपन ने HCP में निकाला था, यहां दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यूब में तो एक क्यूबिक हो जाएगा। SCP में टेंशन थी कि एक क्यूब वॉल्यूम में होता तो अपन ने पहले निकाल के रखा। यहां तो सीधे डी नंबर आएगा, सीधे अपन पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे जैसा हम सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होता था 4/3 पाई आर क्यूबिक इंटू 4 आ जाएगा, सही कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स FCC में 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूबिक ही रहेगा। अब हम ए की जगह ऐसा कुछ वैल्यू रखेंगे इसमें आर आता है। जरा देखें ए और आर में क्या रिलेशन लिखा था जो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 पाई आर क्यूबिक, 3 नीचे आ जाएगा। ए और आर में क्या रिलेशन था, ए इक्वल टू 2√2r और इस पे लगेगा क्यूब, ये क्यूब तो लगाना पड़ेगा। अब यार थोड़ा गणित करवाओ। 48√2r 16 पाई आर क्यूबिक तो ठीक है, नीचे 3 है, 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, तो 8 इंटू 2√2 यानी 16√2 बाहर आया और मल्टीप्लाई में आर क्यूब। 16 से 16 कैंसिल, आर क्यूबिक से आर क्यूबिक कैंसिल, तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया π/3√2। या रैशनलाइजेशन कर लोगे तो π√2/3 नहीं π√2/6। π/3√2 या π√2/6, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, सही है ना। 74 अब इसकी वैल्यूज रख के देख लेते हैं। 22/7 इंटू √2 इंटू 6, 11√2/21। ये एक और आगे वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन, इसको पॉइंट्स में निकालेंगे तो 0.74 आए, यानी 74%। हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का भी इतनी आया क्योंकि दोनों है तो सेम ही ना, के जो ट्राइंगल बीच में है वो ऐसे रखा है या ऐसे रखा, बाकी चीजें तो सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 ही है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही है, तो अलग से लिख लेंगे पहले। तरीका होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूबिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को रेडियस से कनेक्ट करना।
करोगे? Yes, sir. अपना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें एक होता था हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, या उसे अपन कहते थे नियरेस्ट नेबर। ये हमने HCQ में नहीं किया, पर इसमें फिर से करेंगे। क्यूबिक के लिए किए जाते हैं, क्यूबिक के लिए क्वेश्चंस आते हैं इसके बाद। अगर FCC की बात की जाए, क्योंकि CCP या FCC एक ही बात है, तो उसमें यहाँ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स और फेस सेंटर पे पार्टिकल। कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर। तो हमें देखना है कि कॉर्नर के एक पार्टिकल को डिफरेंट पार्टिकल से क्या डिस्टेंस हमें मिलता है। ये भी मैंने बना दी, ये एक फेस सेंटर का पार्टिकल है, ये हमारा फेस डायगोनल ऊपर वाली फेस पे बनाया मैंने। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस? भाई ये जितना फेस डायगोनल उसका आधा होगा। फेस डायगोनल मेरा होता है a रूट, उसका आधा है a√2/2, या यूं कह लें 1.414 a/2। √2 की वैल्यू 1.414 है। इसमें 2 से डिवाइड लगाएं तो 0.707 a, यानी ये जो डिस्टेंस है 0.0708 इस फेस सेंटर के पास। कॉर्नर के पार्टिकल का डिस्टेंस देखेंगे तो a आएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो इस कॉर्नर से ये फेस सेंटर का पार्टिकल ज्यादा पास है कि बगल के कॉर्नर का ज्यादा पास है? फेस सेंटर का ज्यादा पास। साइड का कचरा। तो ये वाले पार्टिकल जो है हमारे, ये सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक मतलब नियरेस्ट नेबर, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन। अब ऐसे कितने पार्टिकल मिलेंगे? तो इस बगल की यूनिट सेल जो है उसमें भी ऐसे एक फेस का पार्टिकल होगा, इधर वाली जो यूनिट सेल उसमें भी होगा, इधर वाली में भी होगा। तो अपने प्लेन में 4 पार्टिकल्स को टच करते हैं, लेकिन ये वाला प्लेन भी तो है, ये वाला फेस डायगोनल भी तो है। तो एक प्लेन में 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं तो टोटल 3 प्लेन होते हैं हमारे, तो 12 होंगे। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। ये हमने वैसे भी देख लिया था CCP की स्टाइल, कि एक पार्टिकल के आसपास 6 पार्टिकल है, ऊपर नीचे 3, और इनका डिस्टेंस कितना आ रहा है? 0.707 a/√2 बोला था आपने, या 0.707 a बोला। ये नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हमें देख। मुझे लग रहा है उनका डिस्टेंस a पे था, a डिस्टेंस आर्म वाले, कॉर्नर वाले। तो एक एक्सिस पे 2 पार्टिकल है, मतलब ये मेरा कॉर्नर का पार्टिकल, इधर एक मिलेगा कॉर्नर पे, बगल वाली यूनिट सेल में दूसरा मिलेगा। तो एक एक्सिस पे 2 पार्टिकल उसके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है a डिस्टेंस वाला। अब एक्सिस 3 होते हैं, तो एक पे 2 मिले, दूसरे पे 2 मिले, तीसरे पे 2, टोटल 6 हो। तो ये गिनती क्या आएगी? 6, और उनका डिस्टेंस कितना होगा? 1। अब थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब ये खुद सोच के लाना कितना आना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, या बताओ अभी अगर आ रहा हो दोबारा कहाँ पे होंगे, कितने डिस्टेंस पे?
ये मेरा कॉर्नर का पार्टिकल, नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस था a बाय रूट, यानी फेस डायगोनल का r। अब उसके बाद a यानी ये डिस्टेंस, अब अगला डिस्टेंस इससे ज्यादा ही आना चाहिए, रूट टू a, मतलब बॉडी डायगोनल, मतलब फेस डायगोनल ले लूं, ये वाला पार्टिकल, ये ले लो, ये रूट, बीच में फेस डायगोनल वाला पार्टिकल आएगा तो उसको टच ही नहीं कर रहा ना, बीच में कुछ नहीं आना, बॉडी डायगोनल वाला ले सकते हैं आप, a रूट 3 वाला, और बॉडी डायगोनल वाले पे लेंगे तो 8 होते हैं, 8 होंगे, 16 होंगे, 24 होंगे। इसके बारे में सोचना और आराम से इमेजिनेशन करना। 8 है तो वैलेंट, बाकी लोगों को भी सोचने दीजिए, इमेजिनेशन करने दीजिए, ठीक है ना, कि आपके बॉडी डायगोनल पे जाके सीधे कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स आपके मिलेंगे। चल इतना मैंने छोड़ दिया, ये सब लिखते थे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो ये हमने चारों तरह के मेन टाइप के यूनिट सेल पढ़ लिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये तो तीनों क्यूबिक के टाइप है, और चौथा हमारा हेक्सागन। 4 तरह के यूनिट सेल है, 4 तरह के लेटर्स हमने देख लिए, यही हमारे सिलेबस में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मुझे कहाँ आता है यार, सवाल देने का मैं सब भूल जाता हूँ। अब हम इसमें अगली चीज सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी लैटिस या यूनिट सेल की आप डेंसिटी कैसे निकालें, ये पैकिंग फ्रैक्शन नहीं है, पहली बात दिमाग में निकालो, ये पैकिंग फ्रैक्शन नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम चलता है पैकिंग फ्रैक्शन, या एरिया अपॉन एरिया चलता है। ये डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसमें आप डिनोमिनेटर में तो वॉल्यूम ही लेंगे यूनिट सेल का, और न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ेगा, मास ऑफ द यूनिट सेल। हम डेंसिटी यूनिट सेल की निकाल रहे हैं, तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, डिराइव करवा रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, ये हमारी डेंसिटी। इसमें कोई 100 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना, डेंसिटी निकालने के लिए हम कोई परसेंटेज में थोड़ी निकाल सकते, तो ग्राम पर सीसी में आ जाएगा या किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में आ जाएगा, जो यूनिट जनरली डेंसिटी की यूनिट्स होती है। अब सवाल उठता है यूनिट सेल का मास कैसे निकाल, वजन। हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हैं। तो एक पार्टिकल का मास देख लो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका एक तरीका यह है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 पार्टिकल, ऐसे आपको पूरी यूनिट सेल का मास आए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये एक बेसिक फार्मूला बन गया जो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के यूनिट सेल के लिए क्वेश्चन करते हैं।
अब मुझे याद आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल को आप जेड से डिनोट करते, वही रैंक ऑफ द यूनिट सेल जेड से। अलग अलग यूनिट सेल का अलग अलग होगा ना, तो मैं तो यूनिवर्सल फार्मूला बना रहा हूं। जेड फिर आप रखते रहो अपने यूनिट सेल के हिसाब से। एफसीसी का क्वेश्चन आया तो जेड 4 रख दोगे, बीसीसी का क्वेश्चन आया तो जेड 2 रख दो, सिंपल क्यूबिक का क्वेश्चन है तो जेड 1 रख दो, हेक्सागोनल का है तो जेड 6 रख दो। ये अब एक प्रॉब्लम है, एक पार्टिकल का मास कैसे नहीं, तो वो तो वही वाली बात हो। जैसे पता हुआ सोडियम किसका पार्टिकल है। हाँ, अगर एलिमेंट का नाम पता या कंपाउंड का नाम पता तो कैसे करते हैं आप? मुझे याद आ रहा है मास ऑफ एन ए एटम्स। व्हाट इज एन? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसी भी चीज के एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो पार्टिकल्स यानी 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल मतलब 1 मोल, उनका वजन जो होता है उसे आप मोलर मास कहते हैं। मोलर मास या अपन लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास वर्ड भी यूज करते हैं। और ये मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है अगर वो एटम है। अब ये कहां से पता पड़ेगा? ये हमने पीरियोडिक टेबल से याद कर रखे। सोडियम का 23 है, आयरन का 56। कोई कंपाउंड आ गया तो एटॉमिक मास से जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूलर मास आप निकाल दिया। इसका सिंबल होता है m। मोलर मास को अपन m से दिखाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में याद करो, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को अपन mb से दिखाते हैं, सॉल्वेंट का ma। मतलब मॉलिक्यूलर मास का सिंबल तो m ही था ना, a और b तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के लगा सकते, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। मास ऑफ एन ए एटम्स, एटम्स लिख रहा हूं मैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एन ए पार्टिकल्स कर लो, वो हमारा एम। तो एक पार्टिकल का मास कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, एन ए से डिवाइड कर दो। तो ये केवल सॉलिड स्टेट के लिए नहीं, सॉलिड स्टेट चैप्टर के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद करो। किसी भी चीज के एक पार्टिकल का मास निकालना है, उसके मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करो। ये कैलकुलेशन मैंने साइड में करा दी। तो यहां मास ऑफ वन पार्टिकल जो लिखना था, अब मैं उसकी जगह m बाय एन ए लिख सकता हूं। अपॉन में क्या लिखना है? वॉल्यूम। जनरली वॉल्यूम ए क्यूबिक होता है, इसलिए मैं ए क्यूबिक लिखता हूं। तो जनरली मतलब क्यों? अरे हेक्सागोनल में तो कुछ और आया था ना, उसके सवाल में कुछ और करना पड़ेगा। क्यूबिक के लिए ये रहता है, तो अपन क्यूबिक सेल के लिए निकाला तो ए क्यूबिक लिख सकते हैं। अब आप इसको Na को नीचे ले आए तो आपका डेंसिटी का फार्मूला बन गया Zm अपॉन ए क्यूबिक Na या Na ए क्यूबिक जैसा। तो अब इस चैप्टर में जितने भी डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स आएंगे अपन इसी फार्मूले से उनको सॉल्व। किसी पार्टिकल का मोलर मास नहीं पता तो कैसे करोगे सवाल? फिर आप डेंसिटी नहीं निकाल सकते। उल्टा क्वेश्चन पर हो सकता है, हाँ डेंसिटी दियो मोलर मास पूछे, और वो तो फिर नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ और है, ए मतलब आर्म ऑफ द क्यूब, ये दिया होनी चाहिए तभी तो सवाल करोगे। अगेन कई बार आर्म नहीं देते आप, रेडियस देते। तो अपन ने अभी रेडियस और आर्म के रिलेशन सबके लिए सीखा, एससीसी का भी सीखा, बीसीसी का भी सीखा है, एफसीसी का भी सीखा और एचसीपी का भी सीखा। सवाल में यूनिट सेल का नाम भी देगा, बीसीसी है कि एससीसी है। सर क्यों नाम देगा? ताकि जेड पता चले। नाम के बिना जेड कैसे पता चला कौन सा जेड है? तो अगर आपको नाम दिया है तो आप ए और आर का रिलेशन पर्टिकुलर वाला लगा के ए निकाल सकते। तो न्यूमेरिकल में रेडियस दियो आर्म नहीं दियो तो घबराना नहीं, पर निकाल सकते हैं, रिलेशन में पढ़ लीजिए। इसको लेके फिर सवाल करके देखते हैं। 24 लॉक कर दें, देखते हैं।
चलो बढ़ा बात आगे। एक सरल सा क्वेश्चन, R of a FCC unit cell is 400 pm. PM मतलब picometer. What will be the radius of constituent particles? वन 141.4 एक आंसर आया। यूनिट पिकोमीटर में। That's it. 200 रूट 2 141.4 का डबल हो गया। रिलेशन अभी तो निकाला था 10 मिनट पहले, अभी देख सकते हैं आप रिलेशन, अभी याद नहीं हुए मुझे। 100 रूट 2 तो फिर 141.4 करेक्ट है। देखते हैं। हाँ, और कोई यहाँ पे 100 रूट 2 100 रूट 2 102 के दावेदार ज्यादा दिख रहे हैं। ये निकाला भाई। भाई एफसीसी के लिए देखना है आपको क्या रिलेशन। सुनो मेरी बात, अलग अलग रिलेशन है आर और ए में। आर इक्वल टू a/2 होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। आर इक्वल टू a√3/4 होता है बीसीसी के लिए। आर इक्वल टू a√2/4 होता है एफसीसी के लिए। और एचसीपी के लिए कौन याद दिलाएगा? a/2 ही एचसीपी के लिए। आर इक्वल टू a/2 एचसीपी के लिए। चेक कर। देख लो, ऐसे था। ऊपर के हेक्सागोनल रिंग के पार्टिकल टच करते थे। आर इक्वल टू 2r बताई थी उसमें, और रखा भी था उसको बाद में। वो हाइट अलग चीज है। एचसीपी में एक स्पेशल चीज आ जाती है, हाइट ऑफ द कॉलम। वो एक अलग दुनिया होगी। आर और ए में तो ये रिलेशन। सिंपल क्यूबिक जो है प्रिमिटिव सेल है क्यूबिक स्टाइल, और ये प्रिमिटिव सेल है हेक्सागोनल स्टाइल। प्रिमिटिव में तो आर इक्वल टू a/2 है। अब मेरे क्वेश्चन में कौन सा है? एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी की एससीपी? एफसीसी। एफसीसी वाला रिलेशन लिखूंगा आर इक्वल टू a√2/4। ए मेरा 400 दिया है, √2/4 100 √2। वेरी गुड। √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 तो 141.4 पिकोमीटर। सिंपल। हाजी आ गया तो मीटर वो मीटर को कन्वर्ट करेंगे। सॉरी क्यों करेंगे? मीटर की वैल्यू लगेगी। हाँ, कोई दिक्कत डिफरेंस आ गया। 41.4 into 10 to the minus देगा। नहीं। कन्वर्ट वो भी सही है, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं। कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर दिया तो है ना? डिफरेंस आ गया। आंसर ठीक है। नहीं, पेपर में जोड़ेगा आंसर पिकोमीटर में। मैंने तो मेहनत बचाने के लिए जिस यूनिट में था उस यूनिट में आंसर निकाल दिया। आंसर हो सकता है एंगस्ट्रॉम में दिया, नैनोमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया,
मीटर में दिया, किलोमीटर में दिया, हाँ पॉसिबल है। तो भैया कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, ध्यान दे देना। यूनिट में ही गलतियां करोगे पेपर में, और कुछ नहीं। केमिस्ट्री तो बढ़िया हो जाएगी, फिजिक्स भी बढ़िया हो जाएगी, यूनिट गड़बड़ कर वो सही कर। समय दो, पढ़ो, याद करो। दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक चलता रहता है, गूगल पे यूनिट्स नहीं पूछा, नहीं चलता मेरा। नहीं चलता। अभी मैंने आर और ए में रिलेशन, अब जरा डेंसिटी का सवाल करते हैं। पहले तो ए में दूंगा उस तरह के सवाल करेंगे, फिर ए नहीं देंगे, आर देंगे, उसको ए में कन्वर्ट करेंगे ना, बाय बाय। पोटेशियम crystallizes as BCC क्रिस्टल। पोटेशियम नाम की जो मेटल है वो BCC क्रिस्टल बनाती है, ऐसा उन्हें बताया। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ इट्स यूनिट सेल, उसकी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ arm of the cube is 200 pm, करिए और आंसर चैटबॉट में टाइप करिए। पिछली बार में आंसर किस किस के आए थे? आर्यन का आया था, अचल का आया था, सचिन का आया था, विदित का और अगम का आया। गुड। पॉइंट में या एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आप 6 ले लीजिए, 0.023 छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस एग्जैक्ट आंसर आएगा। और उस एग्जैक्ट आंसर में भी डेसिमल के दूसरे या तीसरे नंबर पे जाके डिफरेंस आएगा। छोड़ो, 6 इंटू 10⁻23 से करो। करो स्कोर एक मिनट। पोटेशियम का मास कितना है? 200
ये दिया एक मिनट आराम से। एक आया 0.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 28। दूसरा क्या जो भी है 3.24 into 10 to the power 7 ये मीटर में। मतलब यहाँ मैं पिकोमीटर लिख दूं या मीटर लिख दूं ऐसा 1.625 इंटू प्लस 7 मीटर 2.1 multiply 10 to the power 7 meter 2.1 इंटू 10 to the power 7 मीटर। हाँ 1.6 into 10 to the power minus 1.6 10 पर माइनस 2. 1.6 इंटू 10 to the माइनस 2 मीटर सेंटीमीटर क्या लिखूं? इधर देखे कोई आंसर आया है क्या भैया? रुक जा। ऑप्शन एक भी नहीं है सर। -12 एक आंसर आ रहा है 1.625 इंटू 10⁻29। एक 0.15 आया है। पता नहीं है करेक्ट ऑप्शन सी में ग्राम पर मीटर क्यूब कर दो। कुछ आंसर इसके आसपास भी आ रहे हैं। ये वाला +7 एक है 0.15 भी आया। अब पहला मेरा आप लोगों से निवेदन प्रश्न जो समझे, डेंसिटी को मीटर में या पिकोमीटर में कैसे नाप सकते हो भाई? मेरे दिमाग खराब है क्या? डिस्टेंस नापता है मीटर में। कैसी कैसी यूनिट बता रहे हैं सर? पिकोमीटर में आंसर, मीटर में आंसर, वहां भी लिख रहे हैं पिकोमीटर में आंसर। मैंने आंसर ही नहीं आंसर है डेंसिटी यूनिट ये होती है क्या? क्या बकवास है फिर? नो आंसर। नो आंसर, आंसर तो है, यूनिट गलत बता रहे हैं। अब कैलकुलेशन देख लेते, यूनिट तो खैर गलत बोली हुई। भैया ध्यान रखिए, डेंसिटी की एक ये यूनिट याद रखनी आप, ग्राम पर सीसी। दूसरी यूनिट डेंसिटी की याद रखनी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक ग्राम पर लीटर के बराबर। अगर वॉल्यूम लीटर में चले तो गैसेस स्टेट में जरूरत पड़ जाए तो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक और ग्राम पर लीटर बराबर। यूनिट बता दी डेंसिटी। इनमें से किसी एक में आंसर आए। सर किस में आंसर आएगा वो तो आपके ऊपर निर्भर कर। आप अगर मास जो रख रहे हैं सवाल के अंदर क्वेश्चन करते टाइम ग्राम में रखेंगे तो आंसर, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखेंगे अगर वहां कोई डिस्टेंस यूज हो रहा है। सर कौन सा डिस्टेंस यूज हो रहा है? आर्म की लेंथ यूज हो। तो इस सवाल में अगर आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो रख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में m है, फार्मूले में m, अगर वो ग्राम में रख रहे हैं और नीचे आर्म की लेंथ सेंटीमीटर में रख तो आंसर ग्राम पर सीसी में आएगा। सेकंड में और अगर ऊपर का मास किलोग्राम में रख रहे हैं और नीचे आर्म मीटर में रख रहे हैं तो आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में आएगा। अब सुनो, ऐसा नहीं कर सकते आप कि ऊपर मास ग्राम में रखें
और नीचे आर्म पिकोमीटर में, ग्राम पर पिकोमीटर क्यूबिक यूनिट नहीं मानूंगा। गलत नहीं है यूनिट, यूनिट तो ठीक है, वो नीचे आपका लेंथ का क्यूब किया, ऊपर मास रखा हुआ, लेकिन वो यूज नहीं होती ना कहीं। पेपर में जो आंसर दिए होंगे बेटा वो तो या तो इस यूनिट में दिए होंगे या इसमें दिए होंगे, तुम अपनी अलग यूनिट चला लो काम नहीं। तो ध्यान रखें इस चैप्टर में आंसर इस या इस यूनिट में ही निकाल। आदत इसकी डाल लेते हैं, कभी इस यूनिट में आंसर छपे होंगे तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वो भी सिखा दूंगा दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो अब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे d² ZM अपॉन a क्यूबिक n, ये हमारा फार्मूला। Z यानी हमारा रैंक ऑफ द क्रिस्टल, उसके लिए हम देखेंगे BCC दिया है, BCC के लिए Z = 2 होता है, तो यहाँ 2 रखें। M यानी जिस चीज का क्रिस्टल बना है उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर, मैंने पोटेशियम की बात की है, पोटेशियम एक एटम एलिमेंट है, मॉलिक्यूल थोड़ी है, तो इसका एटॉमिक मास लेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 ग्राम पर मोल। ये जितने भी आप एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास याद करते हो ये ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। तो आपको अगर यूनिट समझ में नहीं आ रही है कि क्या आने वाली है, तो उस फार्मूले में जो जो चीजें यूज रही उनकी यूनिट रख लो। फिजिक्स में भी यही करना है। ए यानी आर्म, मैं यहां आर्म सेंटीमीटर में रखना पसंद करूंगा। आर्म कितनी दी है? 200 पिकोमीटर। हाँ, इसके दो जवाब है। पहला जवाब मेरी मर्जी, दूसरा जवाब राउंडिंग ऑफ सीखी होगी आप, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, फिगर्स नंबर्स। आप मुझे इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास बताइए जो आप मुझे बता रहे नहीं, समथिंग नहीं, 39 पॉइंट क्या है बताइए हैं? एक मित्र बता रहे हैं, मान लेता हूं मैं इनकी बात, 39.0, तो यही है इसका 42। गूगल है ना तुम लोगों के पास, गूगल करो फिर पता पड़ जाए। 39.09 ही रखते हैं, तो उसका एप्रोक्सीमेट काउंटिंग ऑफ जो है वो मैं बता रहा हूँ कि 39 के ज्यादा नजदीक नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, वही रखना है जो मैं बता रहा हूँ। बात खत्म हो गई। मैंने कहा ना मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब ऐसे तो मैग्नीशियम है, उसका 24.3 होता है, काफी आगे 0.3, इट्स नॉट नेग्लिजिबल। हम क्वेश्चन 24 से करते राउंडिंग ऑफ का चक्कर, ठीक है। अब कोबाल्ट और निकल, एक का 58.7, एक का 58.9, हम 59 ले लेते हैं दोनों, तो राउंड फिगर में लेना पड़ेगा। और नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ में सीखे हो तो मैं 39 ग्राम पर मोल लिखूंगा। अब देखिए यहां मैंने क्या किया, 200 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बचा। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर होते हैं 10⁻10 सेंटीमीटर में। क्यूब लगा दिया फिर उसके ऊपर। अब Na यानी एवोगैड्रो नंबर 6 टू बी एग्जैक्ट 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। इसमें भी पर मोल आता है, एक मोल में एवोगैड्रो। इस मोल से ये मोल कट गया, अपने आप यूनिट जनरेट हो। ऊपर ग्राम बचा, नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूबिक बचा। 2 इंटू 39 78 अपॉन ये 2 जीरो जो लगे हैं, इससे 10⁻10 कट के 10⁻8 रह जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻8 का क्यूब इंटू में 6 इंटू 10⁻23, और यूनिट मेरी बच रही है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक को सीसी कहते हैं शॉर्ट में, सेंटीमीटर का सी, क्यूबिक का सी, ठीक है। अब कैलकुलेशन रही,
78 2 का क्यूब 8 10 को -8 का क्यूब 10 को -24 इनटू में 6 है इनटू में 10 टू द पावर 23 है प्लस का 36 होगा ना 3 बार ऐड होगी ना पावर। नहीं मैं सही तो आप सही हूं, मैं गलत हूं। मैं मीटर में करने की बोल रहा था। सॉरी बाद में कर लेंगे सॉरी बाद में कर लेंगे 10 को -24 और 10 को प्लस का 23 सेम बेस मल्टीप्लाई करते तो पावर्स ऐड हो जाती है -24 प्लस का 23 ऐड होगा तो माइनस का 1 बचेगा 10 को -1 को ऊपर ले जाओ 10 और +1 हो जाएगा ये हो जाएगा d = 78 into 10 upon 8 into 6 40 तो 6 से कट जाएगा 78 पहले मुझे आता नहीं अच्छा चल ठीक 6 1 जा 6 13 टाइम्स करिए 13 टाइम 13 बाय 8 बहुत आसान हो गया हमारे पास 130 बाय 8 हो गया या 65 बाय 4 होगा अब 65 में 4 का डिवाइड लगा सकते हैं टेबल तो आता है कितना आएगा 1.6 अबे 1 कहां से आ जाएगा 65 का 4 का डिवाइड लगाएंगे 4 1 जा 4 25 4 6 जा 24 16.25 ग्राम पर सीसी तो जो 1.61 1.625 आप लोग निकाल रहे थे वो नंबर तो आप सही निकाल रहे थे पर यूनिट सही नहीं रखने में से 10 टू द पावर करेक्ट नहीं आ रही सही आ गई। अब आ गई 16.25 ग्राम पर सीसी हमारी केजी में आ गई। अब मान लो केजी पर मीटर क्यूबिक में चेंज करना या ग्राम पर लीटर एक ही बात है इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक तो आप ग्राम पर सीसी में जो भी आंसर निकाल रहे हैं उसमें 10 टू द पावर 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में बदल जाए इसलिए मैंने कहा हमेशा आंसर ग्राम पर सीसी में निकाल किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में बदलना तो बहुत आसान है ये आंसर है तो इसकी डेंसिटी 16.25 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक हो जाए ये नहीं सही तो है सर। तो 10 टू द पावर 4 है भाई। सही तो आप जो वो सिस्टम बताते हैं ना वो सिस्टम में उसमें 1. अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में मैं ये कब मना कर रहा हूँ मैं तो अपना काम करती हूँ चल केमिस्ट्री कमजोर नहीं है आपकी यूनिट डायमेंशन दिया फिजिक्स भी कमजोर नहीं यूनिट डायमेंशन कमजोर क्योंकि अभी वो आया ही नहीं है। और 8वीं 9वीं क्लास का गणित कमजोर है गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन रूट स्क्वायर ये थोड़े डिफिकल्ट है आप लोग 13 by 8 करेंगे तो 1.6 तो आता है। 1 मेरे को ये याद आया था। निकले भाई मैं हो गया मेरे हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो पर कैलकुलेशन ये कर दी अब तुम देख लेना कहाँ गलती हुई तुमसे या मुझसे मुझसे गलत। जो भी है पता नहीं सब गलती हर इंसान से होती है मैं भी इंसान मेहमान थोड़ी हो गया बढ़ाएं आगे सवाल दूसरा करके दिखाएंगे अब सही करना भाई कृपया
बिल्कुल ऐसे ही सवाल दे रहा हूं, बाद में कुछ चेंज करूंगा, अभी एज इट इज दे रहा हूं ताकि सवाल सही करूं। NaOH crystallizes at FCC crystal. Calculate density if length of the arm is 50 angstrom, 50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का रिलेशन याद है? नालायक, एक एंगस्ट्रॉम इसका 10⁻⁰ मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अरे वो फ्लो में गलत हो गया, मैं समझ गया था, तो भावनाओं में बह गया। अब तू कैलकुलेशन सही कर। सर इसमें आधा Na और आधा OH का मास लेना। नहीं, पूरा NaOH लेंगे, पूरा NaOH का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। जब कोई कंपाउंड दिया जाए ना तो पूरा मॉलिक्यूलर मास लेंगे। क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल बनेगा या क्रिस्टल बनेगा उसमें OH माइनस आयन लैटिस बनाएंगे और Na पॉइंट माइनस की वॉइड में जाएंगे, तो यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे ना वो, उसको वजन देंगे, यूनिट सेल को वेट देंगे, काउंट करना पड़ेगा दोनों। हाँ, ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं बेटा, cc और ml बराबर यहाँ है, ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। पर चूंकि सॉलिड स्टेट चल रहा है इसलिए cc लिखा मिलेगा आपको पेपर। कोई गैस की बात हो या लिक्विड की बात होगी तो ग्राम पर ml लिखा मिलेगा। एक आंसर आया है 2.1 प्लस का 3 ग्राम पर सीसी, ठीक है। So 1.66 into 10 to the power 1.66 Yes, 2.1 into 10 पर 4 यूनिट same ग्राम पर सीसी। और कोई 2.1 10 to the power kg minus per meter. 2.1 10 पर -3 ग्राम पर, ये प्लस 3 है -3। सर मेरा 2.1 केवल 2.1 kg per meter क्यों एक ही बात होगी। सर 2.1 सी वाला, अरे यहाँ तो 21.3 आ रहा है एक आंसर ऑनलाइन में। सर वो आगे और जाएगा हैं? ये तो इसको किलोग्राम में इसको 2.1 kg पर सीसी। सर 21.3 ग्राम पर केजी पर सीसी नहीं हो सकता, केजी पर मीटर क्यूबिक करो या ग्राम पर सीसी करो। 21.3 ग्राम पर राइट, 21.3 आंसर इधर भी आया 2-3 लोगों का। 20.1 0.21 10 पर -4 ग्राम पर सीसी। 2.1 ग्राम पर। चलो बहुत आंसर आ गए, अब मैं कर लेता हूँ, देखते मैं ट्राई कर, लेट मी ट्राई। डेंसिटी फार्मूला Zm अपॉन A क्यूबिक n, ठीक है। Z यानी रैंक ऑफ द यूनिट सेल, FCC बोला है, FCC के लिए 4, BSF है 2146, ट्रिक बताइए
Yes. 4 कर, m यानी मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 ग्राम आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे पता है ग्राम में। आर ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में रखनी है। 50 एंगस्ट्रॉम बोली है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -8। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, ऊपर लिख भी दिया। इसका क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻20। ये 0 इसको कैंसिल करके 10⁻7 कर देगा। 5 का क्यूब 125 इंटू 10⁻7 का क्यूब 10⁻21 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 20। ये हिसाब किताब है। 5 से 125 कैंसिल हो जाएगा, 40 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 25 बचा, ये 8 बचा। 6 कट गया 2 से, 3 बचा, इधर 4 बचा। 4 4 जा 16, 16 डिवाइडेड बाय 25 3 जा 75। अब जरा 10 टू द पावर और देख लें, ये -21 और ये प्लस का 23, तो नीचे 10 टू द पावर +2 बचेगा नीचे, उसको ऊपर लाएंगे तो 10 पावर -2 हो जाएगा। अब 116 में 75 का डिवीजन नहीं जा रहा, तो यहां से एक 10 मैंने उधार ले लिया, तो ये 160/75 इंटू 10 पावर -3 हो गया। मैंने क्या किया, मैंने 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 160/75, फिर 5 से कैंसिल करोगे, 15 टाइम्स 5 3 जा 15, 32 टाइम्स 32/15 इंटू 10⁻3। 15 2 जा 30, डेसिमल आया। 15 1 जा 15, 5 बचा। 15 3 जा 45, 2.13 इंटू 10⁻3 ग्राम पर सीसी। ये तो सही है, बोला था किसी ने। हाँ, 2.1 आया, वो भी ठीक है। 2.1 या 2.13 इंटू 10⁻3 ग्राम पर सीसी, और इसको किलोग्राम पर सीसी में बदलना है तो 10⁻+3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 10⁻3 और 10⁻+3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.13 kg पर मीटर क्यूब। पेपर में यूनिट्स में बहुत सावधान। चलिए हटा दो। नंबर्स बहुत इजी सी दे रहा हूं मैं। एटॉमिक मास कॉपर का 64 दिया।
यूजली दिया रहता है, और अपन याद रखें। बोले जेई के पेपर में क्या होता है, पेपर के स्टार्टिंग में छपे होते हैं ज्यादातर एटॉमिक मास वगैरह ना, वहां से आप देख सकते हैं। कौन बोलता है? मत, अगर नहीं दिए होंगे फिर क्या कर लो, वो एडवांस में दिए होते, मेन में तो नहीं दिए होते, फिर साइड में लिख देते हैं, तो जरूरी नहीं है ना। अरे तुम्हारी मर्जी, तुम करो मत करो, कोर्स थोड़ी तुम्हें दिक्कत। हाँ जी, 80 ग्राम पर 80 ग्राम पर सीसी, 80। देखते हैं एक आंसर आ रहा है ये। Eight multiplied by 11 minus 5. 64 into 10 power 4 kg per meter. 60 4 into 10 पर 4 kg पर मीटर क्यूबिक। देखते हैं80 ग्राम पर 0.512 into 10 पर +4 -4 +4 ग्राम पर। देखते हैं, हाँ जी 5.2 into 10 to power 3 grams per एक ही बात, 18.9 18.9 सिर्फ ग्राम पर सीसी। अब इस सवाल में पहली गुगली आर्म नहीं दी है, रेडियस ऑफ एटम 80 का आंसर हो रहा है। 18 अबे 80 है कि 18 है? 80 यहाँ 80 है 18। सबसे पहले आपको यहाँ पर आर्म निकालनी पड़ेगी रेडियस के रिलेशन, वो रिलेशन भी इसके लिए लगेगा जो होता है। HCP के लिए R = A/2 होता है। रेडियस दी है 100 पिकोमीटर, आर्म चाहिए तो आर्म हमारी आ गई 200 पिकोमीटर। 200 पिकोमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहीं पे कर सेंटीमीटर में, क्लियर है? अब फार्मूला लगा दिए डेंसिटी का, Zm/A³ × 6 × 10⁻23। Z अब की बार 6 है भाई साहब, ध्यान दिया किसने? HCP का Z 6 होता है, BSF है 2146 2146। M एटॉमिक मास 64 दे दिया मैंने, A³ 2 × 10⁻⁻8 का क्यूब into 6 × 10⁻20। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 64 लिखा है, 2 का क्यूब होता है 8 into 10⁻24 -8 का क्यूब इंटू में 10⁻23 बचा। 8 8 जा 64, नीचे बचेगा 10⁻1 ऊपर जाएगा 80। सही बताया था, बिल्कुल सही बताया था मैंने, 80 ग्राम पर 80 सही है। काफी लोगों का 18 है। HCP का वॉल्यूम तो R के रिलेशन में 24√2R क्यों होता है? हाँ, हवाई पकड़ में गलती। अपन अभी तक सवाल कैसे कर रहे थे, अपॉन में A क्यूबिक लगा रहे, इस सवाल में अपॉन में A क्यूबिक नहीं लगे। वो पेपर वाले करेंगे तो मुझे भी करनी पड़ती। HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूब नहीं होता। बाकी तीनों क्यूब के टाइप थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड।
ये क्यूब है ही नहीं, तो जब ये क्यूब नहीं है तो उसमें क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला एक क्यूबिक क्यों लगा रहे हो भाई? हाँ, तो ये पूरे खेल गलत। तो अब डेंसिटी अपन कैसे निकालेंगे? अपने फंडामेंटल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इससे चलाएंगे। मास ऑफ यूनिट सेल तो वही आएगा Zm अपॉन Na, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एक क्यूबिक नहीं रखोगे। HCP का वॉल्यूम अपन ने लिखा था, सीखा था 24√2 r³। वो भी सही है जो आप बोल रहे हो 3√2 a क्यूबिक, पर मैं a की वैल्यू रखी दूं ना, क्योंकि r दिया है मेरे को, क्या दी हुई है? रेडियस। तो वॉल्यूम रेडियस के टर्म्स वाला लिखो। तो मेरे ख्याल से इसका वॉल्यूम था 24√2 r³ रेडियस में, r में कुछ और था, रेडियस में इधर अपन डायरेक्ट रेडियस वाला। अब जेड तो 6 ही रहेगा, m कितना था हमारा 64, Na एवोगैड्रो नंबर नीचे आ गया 6 × 10⁻²⁵, 24√2 जो लिखा है लिखा रहेगा। r की जगह रेडियस कितनी है 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर मतलब 100 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और 1 × 10⁻⁸ यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर बचे। उसका क्यूब आपका 6 से 6 कैंसिल है, 8 3 या 24, 8 8 जा 64, ऊपर 8 आया, नीचे 10⁻23 और 10⁻8 इंटू की पावर 3 खुलेगा, 10⁻24 होगा, 10⁻1 बचे, तो नीचे बच रहा है 3√2 इंटू 10⁻1, 10 ऊपर बन जाएगा, 1 माइनस ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, 80/3√2। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 80√2/6 ये 80√2/6, √2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हो गया 80 × 1.41 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे आप कैलकुलेट कर लो। लगभग 112/6 आ जाएगा। $16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, जो भी 80 × 1.41 या 112 जब बोल रहा था, लगभग 112 डिवाइडेड बाय 6, 18.8। हाँ वो ठीक बोला। तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 18.8 के आसपास ग्राम पर सीसी। ठीक है, चलिए तो यूनिट सीखिए थोड़ी सी और, थोड़ा सा इसको और पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही है। हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के बारे में लगभग चर्चा कर चुके हैं। अपन उसके कुछ स्पेशल एग्जांपल जो डेली लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल, जैसे नमक आप यूज करते हो तो नमक की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है समझो, NaCl की, वो डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट इसकी स्टडी करेंगे अपन अगली क्लास। अरे हाँ,
छुट्टियों में ज्यादा आराम नहीं करना है, ज्यादा मिठाई नहीं खानी, ज्यादा पटाखे नहीं खाने, सॉरी चला लोग खा भी लेते हैं। तो हाँ, जितना आपका हो चुका है पढ़ाई उसको रिवाइज करना है बार बार, रजिस्टर से रिवाइज। मंडे क्लास होगी? मंडे को क्लास नहीं होगी, नहीं अभी कल तो क्लास है भाई, बैकअप तो है ही ना अपना, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। ये सब नहीं है ना